हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं VIP's पॉइंट। आ गया हूं मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेके जो CBSE बोर्ड क्लास 11 बुक स्नैपशॉट के चैप्टर बर्थ का एक्सप्लेनेशन है। इस चैप्टर के राइटर हैं AJ क्रोनिंग, जो कि एक स्कॉटिश फिजिशियन और नॉवेलिस्ट हैं। चैप्टर बर्थ इन्हीं के सबसे ज़्यादा फेमस नॉवेल सिटाडेल का एक पार्ट है। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर जो कि एक डॉक्टर है, एंड्रयू मैनसन, जो अपनी मेडिकल डिग्री लेके अभी नया नया ही आया हुआ है और अपने शहर ब्लैनली के एक डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के रूप में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। और दूसरा कैरेक्टर है जो मॉर्गन और उनकी वाइफ का, जो कि अपनी शादी के 20 साल बाद अपने पहले बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये स्टोरी उसी बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। वो बच्चा होता है या नहीं, होता भी है तो किस हालत में, क्या क्या घटनाएं होती हैं उस रात, जो एंड्रयू मैनसन की पूरी लाइफ ही बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर और जानते हैं कि एंड्रयू किस किस को बचा पाता है, कोई बचता भी है या नहीं, आगे के चैप्टर में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी, चैप्टर बर्थ। एंड्रयू अपनी दिन भर की थका देने वाली प्रैक्टिस के बाद शाम को हुई क्रिस्टीन, जिससे वो बहुत प्यार करता था, से हुई तकरार और झगड़े ने उसे पूरा का पूरा निचोड़ के रख दिया था। और घर आते आते उसे करीब आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही वो अपने घर ब्रायन गावर पहुंचने वाला होता है, उसे अपने घर के सामने कोई टहलता हुआ दिखाई देता है। ये पर्सन कोई और नहीं, ये जो मॉर्गन था। जो मॉर्गन और उसकी वाइफ अपनी शादी के 20 साल बाद अपने पहले बच्चे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही जो एंड्रयू को देखता है, उसकी जान में जान आती है और वो दौड़ के उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो उसकी तब से प्रतीक्षा कर रहा था और उसकी वाइफ को भी उसकी ज़रूरत है। डॉक्टर प्लीज़ आप मेरे साथ जल्दी से चलिए। एंड्रयू परिस्थितियों को समझते हुए उसे कुछ देर वेट करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अपना बैग लेके आता हूँ। बैग लेके आने के बाद दोनों, जो और एंड्रयू, हाउस नंबर 12 बेलेना टेरेस के लिए रवाना हो जाते हैं। रात सुनसान थी, हवाएं ठंडी थीं। सुनसान रात और ठंडी हवाओं ने एंड्रयू पे कोई असर नहीं दिखाया। वो अपनी हो रही जीवन के उथल पुथल से खुद ही परेशान था। वो नहीं जानता था कि आने वाली रात उसके लिए कुछ नया करेगी और वो पूरे के पूरे शहर में एक चर्चा का विषय बन जाएगा। जैसे ही जो और एंड्रयू मकान नंबर 12 के पास पहुंचते हैं, जो वहीं पे रुक जाता है और वो एक लंबी सांस लेके डॉक्टर से बोलता है कि मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, आप जाओ। एंड्रयू उसकी परिस्थितियों को समझ जाता है और वो एक पतली सीढ़ी से सीधे डाइनिंग रूम में जाता है। एक कम रोशनी वाला रूम, जहाँ पे जो मॉर्गन की सास यानी मिसेस मॉर्गन की माँ, एक महिला जो कि लगभग 70 साल की है, सफ़ेद लंबे बालों वाली, वहाँ पे पहले से ही थी। और एक दाई जो बहुत ही हट्टी कट्टी थी लेकिन बूढ़ी थी, उसकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। डॉक्टर एंड्रयू को देखने के बाद मानो सबके अंदर एक जान सी आ गई हो, एक आशा की उम्मीद जगी हो। मिसेस मॉर्गन की माँ झट से उनके पास जाती हैं और वो पाती हैं कि एंड्रयू पहले से ही परेशान है। उन्होंने उससे कहा कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? एंड्रयू ने मना भी नहीं किया। डॉक्टर एंड्रयू महिला की बात समझ गया था। वो जान गया था कि महिला सोच रही है कि कहीं मैं परेशान होके घर न चला जाऊं, भाग न जाऊं। वो उसे निश्चिंत होने के लिए कहता है और कहता है कि आप घबराइए नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आपके इस पोते के लिए जो कि आने वाला है इस दुनिया में। एंड्रयू ये बात जानता था कि अगर वो घर चला भी जाए तो वो 1 घंटे की नींद भी ठीक से ले नहीं पाएगा और दिन भर की थकान ने उसे काफ़ी तोड़ दिया था। और शाम को हुई क्रिस्टीन से एक निराशाजनक बात उसको अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे रुकता है और जानता था कि मेरी यहाँ मौजूदगी ही सब कुछ है, क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। वो नीचे जाता है और एक कप चाय पीने के बाद वहीं पे बैठ जाता है। करीब 1 घंटे बाद वो फिर से ऊपर उस रूम में जाता है जहाँ पे मिसेस मॉर्गन लेटी रहती है। वहाँ पे कंडीशन पता करने के बाद, ये मालूम करने के बाद कि अभी कितनी देर हुई है या कितना समय लगेगा,
वो फिर से वापस किचन के पास आ जाता है और वहाँ पे जल रही अंगीठी के पास वो बैठ जाता है। वहाँ पे चुपचाप वो घड़ी की तरफ देखता है जिसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। सिर्फ घड़ी की ही नहीं, बाहर जो मार्गन भी जो रास्ते पे टहल रहा था उसके कदमों की भी आवाज़ इस सुनसान रात में एकदम साफ सुनाई दे रही थी। वक्त जैसे बीत ही न रहा हो और जो मार्गन की सास एक टक एंड्रू की तरफ नज़रें गड़ाए हुए थी और आशा भरी निगाहों से उसको देख रही थी कि यही वो आदमी है, यही वो देवता है जो उनके पूरे दुखों का नाश करने वाला है। इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी न किसी से आशा लगाए हुए थे। जो मार्गन अपनी शादी के 20 साल बाद अपने पहले बच्चे का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था और एंड्रू क्रिस्टीन से, जो कि उसकी होने वाली पत्नी थी, एक आदर्श पत्नी के रूप में उससे आशा लगा रहा था। एंड्रू के दिमाग में ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल आ रहा था जो अपनी शादियों में नाकाम थे, जैसे ब्रैम्बल जिसने अपनी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और उसकी वाइफ ने उसे क्या दिया, सिर्फ धोखा। एडवर्ड पेज जो अपनी धूर्त वाइफ ब्लडवेन के हाथों हार चुका है। डेनी जो दुखपूर्ण जीवन बिताने के लिए मजबूर है और अपनी वाइफ से अलग रह रहा है। इन सारी चीज़ों को जब वो सोचता है तो वो शादी नाम की चीज़ से एकदम निराश हो जाता है और वो सोचता है कि उसका और क्रिस्टीन का संबंध कैसा गुजरेगा। वो क्रिस्टीन में सिर्फ एक आदर्श पत्नी के रूप में उसे मानता है, उसे देखना चाहता है। यही सारी बातें सोचते हुए वो एकदम निराश सिर झुकाए उसी किचन में कोने में पड़ा रहता है और तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। मिसेस मार्गन की माँ एंड्रू से पूछती हैं कि सुसन को क्लोरोफॉर्म देना ठीक होगा या नहीं, इनसे उन दोनों माँ और बच्चे को कोई खतरा तो नहीं होगा। डॉक्टर ने बहुत ही मुस्कुरा के प्यारी सी आवाज़ में उसे कहा कि आप निश्चिंत होकर क्लोरोफॉर्म दे दीजिए, दोनों को कुछ भी नहीं होगा, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। वो जैसे ही बातें कर रहे होते हैं तभी नर्स ने ऊपर से आवाज़ लगाई एंड्रू को। एंड्रू ने घड़ी पर नज़र डाली जो कि 3:30 बज रहे थे। वो झट से उस रूम में जाता है जहाँ पे सुसन मार्गन लेटी हुई थी और अपने पहले बच्चे को जन्म देने का इंतज़ार कर रही थी। करीब 1 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद बच्चा पैदा होता है और खिड़की से आ रही रोशनी से पता चलता है कि बच्चा निर्जीव है, एकदम मरा हुआ। ये देखने के बाद एंड्रू को मानो रूह सी कांप गई उसकी। क्या उसने यही वादा किया था जो मार्गन की सास से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसे फैसला लेना ही था। डॉक्टर एंड्रू को फैसला तो लेना ही था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो बचाए तो बचाए किसे, निर्जीव पड़े बच्चे को या निर्जीव पड़ने वाली उसकी माँ को। उसने तुरंत फैसला लिया और बच्चे को नर्स को दिया और वो सुसन की तरफ दौड़ा। उसने तुरंत उसे चेक किया और उसने पाया कि सुसन की सांसें जो हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी हैं। उसने उसे एक इंजेक्शन दिया और उस इंजेक्शन की बदौलत जब उसने चेक किया कि सुसन की सांसें चल रही हैं कि नहीं, धीरे धीरे उस दवाई ने, उस इंजेक्शन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और सुसन अपनी सांसों को मजबूत करने में कामयाब हो चुकी थी। और अब बारी थी उस निर्जीव पड़े बच्चे की। एंड्रू नर्स से बोलता है, बच्चा मुझे दो, बच्चा कहाँ है? दाई ने इशारा करते हुए दिखाया। उसने बच्चे को बिस्तर के नीचे रख दिया था। एंड्रू ने बिना समय गंवाए घुटनों के बल बैठ गया और बच्चे को कागजों और टुकड़ों के बीच से बिस्तर के नीचे से खींच के बाहर निकालता है। यह एक लड़का था, ढीला सा, गर्म शरीर, सफ़ेद त्वचा, एकदम नर्म सा, साबुन जैसा चिकना, मुलायम। उसने शिशुनाल, जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं, उसको कट किया जो कि एकदम सूखे पत्ते की तरह गिर गया। त्वचा इतनी प्यारी कि क्या करे, पतली सी गर्दन जिस पे सिर एकदम निढाल होकर लुढ़का हुआ था और उसका शरीर मानो बिना हड्डियों वाला एक ढांचा था। डॉक्टर एंड्रू बच्चे को बेबस होके बस देखता ही रहता है, एक टक देखता ही रहता है। सफ़ेद शरीर मतलब रक्त में ऑक्सीजन की कमी, खून में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे का दम घुट गया था और वो बेसहारा, लाचार, बेबस, निर्जीव सा पड़ा हुआ था। ये सब देखने के बाद एकाएक उसके दिमाग में एक घटना सामने आई जो कि समारोटन में हुआ था
और उसने तुरंत नर्स को एक ऑर्डर दिया। उसने नर्स से तुरंत कहा कि मुझे जल्दी से एक बर्तन में गर्म पानी और दूसरे बर्तन में ठंडा पानी जल्दी से ला के दो, जितनी जल्दी हो सके। नर्स दौड़ के जाती है। तब तक एंड्रयू उस बच्चे को कंबल में लपेटता है और उसे CPR यानी मुंह से सांस देने की कोशिश करता है, कृत्रिम सांस देने की कोशिश करता है। इसी बीच नर्स बर्तन में गर्म और ठंडा पानी लेके आ गई थी और उसके साथ जग भी था। एंड्रयू ने तुरंत एक टब में ठंडे पानी को और दूसरे में गर्म, जो कि शरीर सह सके इतना गर्म पानी रख लेता है और वो तुरंत एक जादूगर की तरह बच्चे को ठंडे टब में फिर उसके बाद दूसरे टब में डालता है और वो कई बार ये प्रक्रिया करता रहता है। करीब 15 मिनट बीत चुके थे। पसीने से एंड्रयू की आंखें एकदम धुंधली होती जा रही थीं। उसकी एक बांह नीचे लटक आई थी, उसमें से बूंदें भी टपक रही थी। वो बिल्कुल थक चुका था, हाफ चुका था, लेकिन उस निर्जीव पड़े बच्चे के शरीर में एक भी हलचल दिखाई नहीं दी। ये सारी प्रक्रियाएं उन सभी फैमिली वालों के साथ सामने हो रही थी। सभी के सभी निराश थे और एक टक डॉक्टर की इस हरकतों को देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में डॉक्टर इसे कभी ठंडे पानी और फिर गर्म पानी में क्यों कर रहा है। सभी जानते थे कि बच्चा निर्जीव है, वो कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय दुखी होने के। एक ऐसी दादी जो 20 साल से अपने पोते का इंतज़ार कर रही थी, एक बाप जो 20 साल बाद अपने पहले बच्चे का इंतज़ार कर रहा था और एक माँ जो 20 साल के बाद 9 महीने तक किसी बच्चे को अपने पेट में रखने के बाद उसके आने का इंतज़ार करती है। वो सारे सपने एकाएक एक ही पल में चकनाचूर हो जाते हैं। दाई ने एकाएक एंड्रयू को रोका कि डॉक्टर प्लीज़ बंद करो ये सब, बच्चा मर चुका है, उसके साथ ऐसा मत करो, बच्चा मर चुका है, छोड़ दो उसे। लेकिन एंड्रयू जो था उसके अंदर एक अलग सी सनक थी। वो सोच रहा था कि शायद इससे कुछ न कुछ हो जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी थी और उसे सब कुछ याद भी था। कभी कभी हम किताबी ज्ञान के पीछे इतने पड़ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा अनुभव ही असली ज्ञान है। नर्स की आवाज़ को इग्नोर करने के बाद एंड्रयू उसे लगातार करीब 15 से 20 मिनट तक बच्चे को कभी ठंडे पानी में तो कभी गर्म पानी में करता रहा। बच्चा इतना गीला हो चुका था कि एंड्रयू के हाथों से वो एक मछली की तरह फिसलने लगा था। एंड्रयू ने तुरंत उस बच्चे को एक तौलिए पर रखा और उसकी पीठ को ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से रगड़ने लगा। धीरे धीरे वो कभी छाती को दबाता तो कभी कुछ करता। इसी तरह कुछ समय बीतता गया। उसने खुरदरे तौलिए से उसको रगड़ा, कई बार रगड़ा और एकाएक अचानक उसकी शिथिल शरीर में एक सांस की लहर दौड़ी, जैसे मानो कोई चमत्कार सा हो गया हो और उसकी छोटी सी छाती, बच्चे की छोटी सी छाती फूलने लगती है, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों से पकड़ा था। डॉक्टर को अपनी उंगलियों के नीचे एक जान सी महसूस होने लगी थी। उसे एहसास होने लगा था कि बच्चा कुछ हरकत किया है। एंड्रयू को लगा कि बच्चे ने कुछ हरकत की है और ये जानते ही एंड्रयू ने अपना काम फिर से दुगनी तेज़ी से करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद बच्चा हाँफने लगता है और उसकी नाक से और मुंह से अजीब कई रंग का बुलबुला भी निकलने लगता है, जो कि श्लेष होता है, जिसको हम कफ बोलते हैं। अब उसका शरीर अब हड्डियों का एक ढांचा नहीं था, उसमें जान भी आ चुकी थी। उसका जो सिर था वो अब कुछ कड़ा होने लगा था और उसकी जो त्वचा जो सफ़ेद हो चुकी थी, अब धीरे धीरे उस त्वचा ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया था। उसकी त्वचा अब गुलाबी होने लगी थी और एकाएक एकाएक उस सुन्न पड़े मातम वाले कमरे में एकाएक खुशियों की लहर दौड़ा दिया हो। और नर्स ने चिल्ला के कहा, भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, बच्चा जिंदा हो गया है, ये जिंदा है। और एंड्रयू की सांसें अभी भी फूल रही थी, जैसे उसके शरीर में झुंझुनी टाइप सी पड़ रही हो। उसने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उसने पाया कि कमरा पूरा तितर बितर हो चुका है। कंबल, तौलिए, बेसिन, मैले कुचैले सामान, सिरिंज सब कुछ फर्श पे पड़े हुए थे। कमरा मानो तालाब सा हो गया था और उसी कमरे में एक कोने में बैठी वो बूढ़ी महिला, जी हाँ, वो बूढ़ी महिला अब दादी बन चुकी थी। वो इतनी खुश थी कि उसके होठों से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। मन ही मन भगवान का आभार प्रकट करती रही और उन्हें धन्यवाद देती रही। कुछ देर बाद एंड्रयू ने नर्स से कहा कि वो अपना सामान बाद में ले जाएगा और वो सीधे नीचे आता है उस रसोई वाले कमरे में जहाँ पे उसको पानी की तलाश थी। उसके होठ
और उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। वो पसीने से तरबतर था। उसने पानी पिया और फिर अपना टोपी और जैकेट लेके वो बाहर निकला। बाहर, जी हाँ, बाहर जहाँ पे एक बेबस बाप इस घड़ी का इंतज़ार कर रहा था। एंड्रयू उससे मिलता है और मुस्कुरा के उससे कहता है कि सब कुछ ठीक है, माँ और बेटे दोनों ही स्वस्थ हैं, सभी कुछ ठीक ठाक है। एंड्रयू वहाँ से चलता है रास्ते पे। अब काफ़ी उजाला हो चुका था। सुबह के लगभग 5 बज चुके थे और जितने भी वहाँ के खनिक थे, खदानों में काम करने वाले, वो अपने रास्ते पे आ चुके थे। रात्रि का पहर काम करने वाले बाहर घूम रहे थे। जो ही एंड्रयू उनके साथ चला, थका मांदा धीरे धीरे उनके कदमों की आहट दूसरों के साथ सुबह के आकाश के नीचे गूंज रही थी। एंड्रयू अपने घर की तरफ चलता जाता है और उसके दिमाग में वो जितनी भी बातें थीं जो उसको परेशान कर रही थी, चाहे वो क्रिस्टीन हो, चाहे वो शादी से संबंधित कोई भी मैटर, अब वो सब कुछ भूल चुका था। अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो भगवान को बार बार याद कर रहा था और उन्हें धन्यवाद कह रहा था कि हाँ, एंड्रयू ने आज कुछ किया है, ऐसा कुछ जो उसको काफ़ी राहत देगा। जी हाँ, एंड्रयू अब बदल चुका था। तो ये था चैप्टर बर्थ, जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। टिल देन।